चलिए आज के टॉपिक को पढ़ने के लिए तैयार हैं हम सब। बिल्कुल। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक में हमने बात किया था कि इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट क्या है, हमने उनको समझ लिया है। इसके बाद अब हम जो अपना अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है खाद्य सुरक्षा। तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस। खाद्य सुरक्षा, इंग्लिश में बोले तो फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी ये इंपॉर्टेंट क्यों है? थोड़ा सा आप पीटी और मेंस की परीक्षाओं पर अगर नजर डालें तो आप पाएंगे ना कि पीटी में खाद्य सुरक्षा से 2016 में क्वेश्चन, 2018 में क्वेश्चन और फिर 2020 में क्वेश्चन पीटी में मिले। यही अगर हम मेंस के बारे में थोड़ा सा बात करें कि मेंस में यहां से कैसे क्वेश्चन कितने आए, तो मेंस में 2013 में, फिर 2020 में, 2022 में, तो ये सारे क्वेश्चन फूड सिक्योरिटी से पीटी और मेंस में पूछे गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो आपको डेट्स दिख रहे हैं, इन डेट्स में पूछे गए सवालों के नंबर्स के बेसिस पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा हम पढ़ेंगे कैसे, तो उसका जो शेड्यूल होगा वो ये होगा कि सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे कि खाद्य सुरक्षा क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि खाद्य सुरक्षा का महत्व क्या है, महत्व पढ़ लेंगे। उसके बाद खाद्य सुरक्षा के हम आयाम पर बात करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति क्या है। स्थिति पढ़ लेने के बाद हम पढ़ेंगे कि इसका कारण क्या है भारत में, और उसके बाद जो भारत सरकार इनके कारणों को सुधारने का प्रयास कर रही है, इनकी स्थिति बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है, उनके क्या क्या योजनाएं हैं, जिनमें से हम एक योजना पर चर्चा करेंगे विशेष तौर पर NFSA कार्यक्रम, NFSA कार्यक्रम, इस पर बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे NFSA का पूरा, यहाँ पे हम बेसिकली मूल्यांकन पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए NFSA। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो है खाद्य सुरक्षा, इसको हम WTO से जोड़ करके भी पढ़ेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि खाद्य सुरक्षा का WTO में क्या चुनौती है, इसको लेकर के सब्सिडी किस तरीके से खाद्य सुरक्षा और WTO के मामले में खाद्य सुरक्षा के मामले में WTO देता है, या पीस क्लॉज क्या था, या यहाँ पे हम पढ़ेंगे TFA क्या है, और इसी के साथ साथ जेनेवा सम्मेलन जो है हम WTO में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा क्या है, यहां से शुरू करते हैं। यहां से बात समझने से पहले आपको मैं एक दो वर्ड से अच्छे से परिचय करा देता हूं, ताकि जब मैं कंसेप्ट में आगे चलूं तो आपको समझने में समस्या ना आए। इसके लिए सबसे पहले हमें समझ लेना होगा FAO के बारे में कि ये FAO क्या है। FAO तो भाई ये एक संगठन है, इसका अगर पूरा नाम देखें तो इसका पूरा नाम होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे खाद्य और कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन। हमें अब इस टॉपिक पर बात करनी है कि खाद्य एवं कृषि संगठन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले खाद्य एवं कृषि जो संगठन है ये कब बनाया गया, तो अगर हम इसकी स्थापना डेट के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में। आप ये डेट अगर देख रहे होंगे ना 16 अक्टूबर, तो यहां से आपके दिमाग में एक बात याद आनी चाहिए कि 16 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस। ठीक है, तो यहीं से ये 16 अक्टूबर का जो डेट है इसको अलॉट किया गया है विश्व खाद्य दिवस के लिए, ठीक। ये जो FAO है, ये जो हमारा संगठन है, इसका जो मुख्यालय है ये है रोम में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां है, रोम में। FAO क्यों बनाया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अगर हम इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो देश भर में खाद्य सुरक्षा से संबंधित
कुछ एक निर्धारित अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारित करना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि विश्व में खाद्य सुरक्षा को लेकर के अगर कोई सिचुएशन तैयार हो रही है तो उस खाद्य सुरक्षा से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानक तैयार करना। राष्ट्रीय मानक बनाना। ठीक है, तो इसका ये मुख्य उद्देश्य है कि विश्व भर में जो खाद्य सुरक्षा को लेकर के बातें हैं उनसे संबंधित एक ऐसा मानक तैयार करना जो इंटरनेशनल लेवल पर हो, जो सभी के काम आ सके। बात समझ में? अब देखो, ये जो आपका FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपनी रिपोर्ट को प्रत्येक वर्ष जारी करता है। यानी ये अपना रिपोर्ट जो है ये प्रत्येक वर्ष जारी करता है। ठीक, और ये जारी कहाँ करता है, किस नाम से जारी करेगा? तो ये जारी करता है द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, इस नाम से ये प्रत्येक वर्ष अपना रिपोर्ट जारी करता है। इतनी बातें FAO को लेकर के ध्यान में रखनी है, पर्याप्त है। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा जिसमें हम सबसे पहले समझ रहे हैं कि FAO क्या है। तो FAO एक संगठन है जो खाद्य सुरक्षा के लिए काम करता है और इसका पूरा नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलेंगे खाद्य एवं कृषि संगठन। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी और इसी के साथ हम लोग 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। बात समझ भाई? इसका जो मुख्यालय है ये रोम में है। इस खाद्य सुरक्षा के लिए ये जो संगठन बनाया गया है ये किस पर्पज से बनाया गया है? तो इसका पर्पज ये है कि विश्व में खाद्य सुरक्षा से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानक तैयार करने, मतलब ऐसे मानक बनाने इंटरनेशनल लेवल पर जो विश्व भर के सभी देशों पर लागू होता है, जिससे हम लोग खाद्य सुरक्षा पर पकड़ मजबूत कर सकें। ऐसे मानकों को निर्धारित करता है। ये अपना जो रिपोर्ट होगा ये हर एक पर ईयर जारी करता है और किस नाम से जारी करता है? द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, इस नाम से ये अपना रिपोर्ट जारी करता है। अब FAO के हिसाब से खाद्य सुरक्षा है क्या? अगर हम इसके अनुसार देखें कि खाद्य सुरक्षा क्या है, तो खाद्य सुरक्षा इसके हिसाब से अगर हमारे पूरे विश्व भर में लोगों के पास, पूरे विश्व भर के लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में, अगर पर्याप्त मात्रा में पोषण भोजन या पोषण युक्त भोजन निरंतर रूप में अगर उन्हें प्राप्त हो रहा है, निरंतर रूप से अगर प्राप्त हो रहा है, तो हम कहेंगे यह खाद्य सुरक्षा की स्थिति है। ये जो डेफिनेशन है ये FAO के हिसाब से है। यानी FAO ये कहता है कि खाद्य सुरक्षा का मतलब है लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में पोषण भोजन या पोषण युक्त भोजन निरंतर उनके पास अवेलेबल होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक, तो अगर उनके पास उचित पोषण भोजन निरंतर रूप में अवेलेबल हो पा रहा है तो हम कहेंगे हमारे पास फूड सिक्योरिटी जैसी कुछ स्थितियां एकदम अच्छी है। खाद्य सुरक्षा को समझने के लिए 2-3 बिंदुओं पर और हम बात कर लेते हैं। जैसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अल्प पोषण क्या होता है या कुपोषण क्या होता है, या फिर हम इस पर बात कर लें कि भूखमरी क्या होती है। तब हम जब आगे बढ़ेंगे ना खाद्य सुरक्षा में तो आपकी स्थिति बेहतर होगी। चलिए, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अल्प पोषण या भूखमरी क्या होता है। ये दो वर्ड सबसे पहले समझेंगे, कुपोषण और एक अल्प पोषण या भूखमरी। तो एक हो गया अल्प पोषण या इसी को भूखमरी, अल्प पोषण या भूखमरी, एक तो ये हो गया। और दूसरा होता है कुपोषण। इन दो बिंदुओं को हमें समझना है। अगर हम अल्प पोषण या भूखमरी पर बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति को जब उसकी आवश्यकता के बराबर का भोजन ना मिले, यानी आवश्यकता से कम भोजन,
अगर किसी व्यक्ति को आवश्यकता से कम भोजन मिले, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर मैं 5 रोटियां खाता हूं सपोज दैट एक टाइम में, और मुझे 2 रोटी की ही व्यवस्था हो पा रही है, तो मैं अल्प पोषण यानी भूखमरी का शिकार हूं। बात समझ में आ रही है? ठीक। जबकि कुपोषण के केस में क्या होता है, कुपोषण के केस में हमें जो भोजन मिलता है ये भोजन पर्याप्त तो होता है, लेकिन इस भोजन में पोषण की कमी होती है। इसका मतलब हम कहेंगे कि कुपोषण के केस में पोषण युक्त भोजन का ना मिलना कुपोषण होता है। ठीक है। जैसे अगर हमें कोई ऐसा खाना मिल रहा है जिस खाने में ना तो प्रोटीन है, ना तो वसा है, ना विटामिन है, तो हम किसके शिकारी माने जाएंगे? किसके शिकार माने जाएंगे? हम कुपोषण के शिकार माने जाएंगे। ठीक है। तो अल्प पोषण में आवश्यकता से कम भोजन मिलता है, जबकि कुपोषण में हमें भोजन तो मिलता है लेकिन वो पोषण युक्त भोजन नहीं होता, पौष्टिक भोजन नहीं होता। पौष्टिक भोजन ना होने का मतलब एक ऐसा भोजन जिसमें ना तो विटामिन होगा, ना तो विटामिन होगा, ना तो इसमें प्रोटीन होगा इसमें, और ना ही इसमें वसा होगा। ये कोई भी चीजें इसमें अवेलेबल नहीं होती है। तो हम कहेंगे कि ऐसा जो भोजन है, ये भोजन अगर किसी को मिल रहा है तो वह एक्चुअल में कुपोषण का शिकार है। बात समझ में? अब हम समझते हैं कि खाद्य सुरक्षा का महत्व क्या है। इतना वर्ड जो मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, इससे आप खाद्य सुरक्षा समझने की सही दिशा में चल रहे हैं। तो इसी क्रम में अब हम समझेंगे कि जो खाद्य सुरक्षा है इसका महत्व क्या है। खाद्य सुरक्षा का महत्व। अगर हम खाद्य सुरक्षा के महत्व पर बात करें तो 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने, है ना, 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने एक लक्ष्य गोल तैयार किया। उसने एसडीजी को शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में क्या किया? 2015 में इसने एसडीजी की शुरुआत की। अब ये एसडीजी क्या है? एसडीजी का मतलब सस्टेनेबल, एंड डी का मतलब होता है, क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको, डेवलपमेंट, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। माने हिंदी में इसको अगर हम बोले तो इसको कहेंगे सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य। ठीक। इसको शुरू किया संयुक्त राष्ट्र। कब शुरू किया? 2015। अब इसमें एसडीजी में उसने 17 लक्ष्य निर्धारित किए। कितने लक्ष्य निर्धारित किए? 17। जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य ये है कि ये 17 को अगर पूरा करें तो ये जो 17 लक्ष्य का निर्धारण किया गया है, इसे पूरा विश्व 2030 तक पूरा करेगा। पूरा विश्व 2030 तक ये 17 लक्ष्यों को पूरा कर लेना होगा। ठीक है। भारत भी इसी दिशा में प्रयास है। संयुक्त राष्ट्र ने ये जो लक्ष्य बनाए हैं ये अकेले के लिए नहीं है, सभी देशों के लिए, जिसमें से सभी देश यहाँ पे ये जो एसडीजी है, यहाँ पे जो 17 लक्ष्य दिए गए हैं, इन 17 लक्ष्यों को 2030 तक पूरा करना है। जिसमें जो भारत सरकार है ये भी लगातार प्रयास कर रही है। और इसी प्रयास में 2017 में भारत सरकार ने इसी चीज को कंप्लीट करने के लिए 2017 में भारत सरकार ने क्या किया कि कुछ ऐसे जिलों को चुना उसने जहां पे शून्य भूखमरी का कार्यक्रम चलाया। कुछ ऐसे जिले चुने गए, जैसे गोरखपुर का जिला चुना गया, यूपी का है, यूपी का गोरखपुर का जिला चुना गया, महाराष्ट्र का ठाणे जिला चुना गया, महाराष्ट्र का ठाणे जिला चुना गया, और इसके साथ साथ उड़ीसा का एक जिला, क्या नाम उसका, कोरापुट, हाँ, उड़ीसा का एक जिला चुना गया, कोरापुट। ये 3 जिले चुने गए। उड़ीसा का जिला है कोरापुट जिला, तो ये 3 जिले चुने गए 2017 में। भारत सरकार ने चुना। किस लिए चुना? ताकि यहाँ पे शून्य भूखमरी का जो कार्यक्रम है ये लाया जा सके। ठीक है।
इन 3 जिलों को क्यों चुना गया? 3 जिलों को इसलिए चुना गया ताकि यहाँ पे शून्य भुखमरी की स्थिति में इन 3 जिलों को पहुंचा करके इन्हें आदर्श जिला बनाया जा सके। बात समझ में? ठीक है। अब देखो, भारत सरकार का ये है कि 2017 में शुरू किया गया, लेकिन 2030 तक इसके लक्ष्य के अकॉर्डिंग भारत सरकार को जो पूरे में जितने भी भारतवर्ष है पूरे में 2030 तक शून्य भुखमरी के लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है हर हालत में। ठीक है। अब इसको प्राप्त करने के लिए 2030 के इस लक्ष्य को भारत के द्वारा प्राप्त करने के लिए कई सारे कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाए गए हैं। तो ये शून्य भुखमरी संपूर्ण भारत को कब तक प्राप्त कर लेना है? 2030 तक। ये पूरी भारत की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें से शुरुआत यहाँ 3 जिलों से की गई थी 2017 में। तो 2030 तक हमें प्राप्त कर लेना है शून्य भुखमरी के लक्ष्य को। अब इसके लिए भारत सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है? तो भारत सरकार सबसे पहला प्रयास जो कर रही है वो कर रही है NFSA कार्यक्रम में। ठीक है। आगे बहुत विस्तार में इस पर चर्चा करेंगे, भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। NFSA कार्यक्रम शुरू किया। इसी के तहत आपने मिड डे मील का नाम सुना होगा, है ना? मिड डे मील का मतलब समझते हो? नहीं? अरे भाई, जो दोपहर में आप लोगों को खाना मिलता है, आप लोगों को नहीं मिलता, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको प्राइमरी स्कूल में जब वो रहते हैं तो उनको खाना दिया जाता है ना? जिसको हम लोग कहते हैं मध्याह्न भोजन, मिड डे मील। मिड डे मील। ठीक है। मिड डे मील कार्यक्रम शुरू किया गया। इसी के साथ साथ मातृत्व वंदना योजना शुरू किया गया। मातृत्व वंदना योजना शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा, जिससे हम लोग 2030 तक पूरे भारत को शून्य भुखमरी के स्टेज तक ले जा सके। ठीक है। इसी के तहत शुरू किया गया श्री अन्न योजना। श्री अन्न होता है, अन्न योजना। ठीक है। तो ये जो आप योजनाएं देख रहे हैं ये इसीलिए शुरू किए गए हैं ताकि हम लोग 2030 तक अपने पूरे भारत को शून्य भुखमरी के स्टेज तक पहुंचा सके। बात समझ में? ठीक। और इसी में एक कार्यक्रम और शुरू किया गया, राष्ट्रीय पोषण मिशन। राष्ट्रीय पोषण मिशन। पोषण मिशन। थोड़ा योजनाओं पर ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि जो 2023 वाला जो पेपर था ना उसमें एक लगातार 5-6 योजनाओं से प्रश्न लगातार पूछ गया था। ठीक है। तो थोड़ा सा हम इनको संभाले रहेंगे कि हो सकता है भाई अगले साल भी ये दाग दे। अब देखो, तो ये भारत सरकार का प्रयास है, इसलिए ताकि हम 2030 तक पूरे भारत को शून्य भुखमरी, यानी यहाँ भुखमरी जैसी कोई अवस्था किसी की भी ना हो, हम यहाँ तक पहुंच सके। बात समझ में आई? अब देखो, भारत सरकार ना ये शून्य भुखमरी की अवस्था को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास में जारी है। अगर हम 2022-23 का समय देखें तो 2022-23 का जो हमारा समय है ना, उस समय को संयुक्त राष्ट्र पता है किस रूप में मना रहा है? 2022-23 में संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को 22-23 को संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को मोटे अनाज के रूप में मनाया था। किस वर्ष के रूप में मनाया था? मोटे अनाज के वर्ष के रूप में इसको मनाया था। इसका क्या मतलब है? जैसे मोटा अनाज क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। मोटा अनाज का मतलब जैसे मक्का हो गया, बाजरा हो गया, चना हो गया, है ना, मटर हो गया और अरहर हो गया, ये सब जो चीजें होती हैं ये मोटा अनाज होती है। और मोटा अनाज जो होता है ये कुपोषण दूर करने में सबसे बेस्ट एलिमेंट है। बात समझ में? तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने इस 2022-23 के ईयर को मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया था। ठीक है। जिससे मोटा अनाज थोड़ा प्रमोट हो सके, लोग थोड़ा इसकी तरफ भी ध्यान दे सके। बात समझ में? अब भारत में मोटा अनाज काफी अच्छी मात्रा में उगता है। ठीक है। अग्रणी देश है मोटे अनाज के रूप में। अगर भारत में हम थोड़ा सा अनाज पर फोकस करें कि भारत में अनाज की दशा क्या है, तो ऐसा नहीं कि भारत में अनाज की स्थिति बहुत बुरी है, अच्छी खासी मात्रा में भारत में अनाज है। तो भारत में अगर खाद्यान्न पर हम बात करें, खाद्यान्न अनाज पर बात करें, खाद्यान्न अनाज माने गेहूं हो गया, चावल हो गया, है ना, इन सब पर अगर हम बात करें तो वर्तमान में भारत लगभग 330 मिलियन मीट्रिक टन इनका उत्पादन करता है। 330 मिलियन मीट्रिक टन इतना उत्पादन करता है।
अगर वहीं पे हम बात करें कि बागवानी फसल के बारे में, कि बागवानी फसल मतलब जैसे जो फ्रूट्स वगैरह इसके अंदर आ जाएंगे या फिर सब्जी आ जाएंगी। तो अगर बागवानी फसल के बारे में बात करें तो लगभग भारत में 350 मिलियन मीट्रिक टन, इतनी बड़ी मात्रा में इनका उत्पादन होता है। बात समझ में? तो इतनी सब मात्रा में अवेलेबिलिटी होने के कारण भी क्या रीजन है कि फूड सिक्योरिटी हमारे सामने एक चैलेंज बन करके उभर जाता है। तो अच्छा, 2020 का जो दौर था, आपको अच्छे से पता है कि 2020 के दौर में कोविड हमारे सामने था, और उसी के साथ साथ अभी रिसेंटली में एक केस हमारे सामने लगातार आता जिसे हम झेल भी रहे हैं, रसिया और यूक्रेन का वॉर। तो ये दो दशाएं ऐसी हैं जो विश्व भर में खाद्य सुरक्षा के लिए एक संकट पैदा करती जा रही है। बात समझ में? ठीक। और इसी वजह से ये जो दो चीजें हैं, एक तो कोविड और इसी के साथ ये रूस प्लस यूक्रेन का वॉर, इसने क्या किया है, इसने खाद्य मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी कर दी है। खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ा दी है। मुद्रास्फीति पर यानी इन्फ्लेशन पर हम विस्तार में बात करेंगे, अभी बस आप ऐसे समझ लीजिए। मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि वस्तुओं का दाम बढ़ जाना, इसे हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। बात समझ में? ठीक। तो ये जो दो चीजें हैं, कोविड और रूस और यूक्रेन का वॉर, इसने क्या किया है, देश भर में, पूरे विश्व भर में खाद्य सुरक्षा की स्थिति के लिए एक संकट पैदा कर दिया। वर्तमान में अगर हम भारत को देखें कि भारत इस खाद्य मुद्रास्फीति से कैसे निपट रहा है ना, तो आपको इसके लिए एक हेडिंग खाद्य सुरक्षा के आयाम को समझना होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं खाद्य सुरक्षा के आयाम कि खाद्य सुरक्षा के आयाम क्या क्या है। अगर हम बात करें खाद्य सुरक्षा के आयाम पर, खाद्य सुरक्षा के कितने डायमेंशन है हमारे पास? ठीक। तो खाद्य सुरक्षा के कुल 4 आयाम हैं। खाद्य सुरक्षा के कुल 4 आयाम। इन आयामों का निर्धारण किसने किया था? तो सबसे पहले इन आयामों का जो निर्धारण किया था वो WHO ने, विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, और उसने सबसे पहले 3 आयाम बताए थे। उसके बाद FAO ने उसमें चौथा आयाम जोड़ा, तो कुल मिलाकर के अब खाद्य सुरक्षा के कुल 4 आयाम। तो ये जो WHO है ना, WHO ने कुल 3 आयाम बताए थे। 3 आयाम। और ये जो 3 आयाम थे, ये क्या है? तो इन तीनों आयामों को हम लोग AAA के नाम से जानते हैं। AAA। अब AAA का मतलब क्या है? तो AAA में, जिसमें से सबसे पहले A का मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, इसका मतलब कि खाद्य पदार्थ की उपलब्धता होनी चाहिए। खाद्य सुरक्षा की जो आयाम है, खाद्य सुरक्षा कैसे होगा, तो इसके लिए सबसे पहले WHO ने कहा कि हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फूड होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी कैसे लिखा जाएगा? अरे जो भी हिंदी में कहते हैं, खाद्य पदार्थ की उपलब्धता। ठीक। खाद्य सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि खाद्य पदार्थ उपलब्ध तो रहे भाई, तब तो आप जाकर के खाद्य सुरक्षा उसकी स्थिति सुनिश्चित कर पाएंगे। तो इसीलिए WHO ने 3 जो आयाम निर्धारित किए, अभी हम उन पर बात कर रहे हैं। चौथा आयाम निर्धारित किया था FAO ने। समझ में? ठीक। तो WHO ने जो पहला आयाम बताया वो कहा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड की, यानी खाद्य की उपलब्धता होनी चाहिए। और दूसरी चीज जो कहा वो कहा एसेसिबिलिटी ऑफ फूड। दूसरे A का मतलब क्या है? एसेसिबिलिटी ऑफ फूड, यानी खाद्य पदार्थों तक लोगों की पहुंच होनी चाहिए। खाद्य पदार्थों तक लोगों की पहुंच होनी चाहिए। ठीक। और तीसरे A का मतलब होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी लोगों के द्वारा खाद्य पदार्थ का उपभोग करना चाहिए। ठीक। यानी खाद्य पदार्थ का समुचित उपभोग होना चाहिए। ठीक। तो ये कुल 3 आयाम WHO ने
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये 3 आयाम दिए थे खाद्य सुरक्षा को लेकर के, लेकिन इसमें चौथा आयाम जोड़ा FAO ने। इसमें जो चौथा आयाम है, इस चौथे आयाम को जोड़ा किसने? FAO ने। और क्या है ये चौथा आयाम? किसी को कुछ आइडिया है? नहीं आपको? बिल्कुल। तो FAO ने जो चौथा आयाम जोड़ा था यही है सतत या निरंतरता का। सतत या निरंतरता का, ठीक है। यानी जो फूड है या खाद्य सुरक्षा है ये सतत होना चाहिए। तब तो ऐसा थोड़ी है कि हम एक महीने किसी को खाद्य सुरक्षा में रख दे तो खाद्य सुरक्षा माना जाएगा। खाद्य सुरक्षा का तो मतलब हुआ कि जब तक जरूरत है, जब तक जिंदगी है, तब तक खाद्य सुरक्षा इंसान के लिए होनी चाहिए, ठीक। तो चौथा आयाम FAO ने जोड़ा कि खाद्य सुरक्षा की निरंतरता होनी चाहिए। बात समझ में? ठीक। अब अगर इन चारों आयामों को देखें तो इन चारों आयामों के हिसाब से खाद्य सुरक्षा किसे कहेंगे? तो अब इन चारों आयामों का मतलब, चारों आयामों के आधार पर अगर हम खाद्य सुरक्षा के बारे में बात करें तो इसका मतलब ये होता है, इनके आधार पर, चारों आयामों के आधार पर, कि खाद्य सुरक्षा का मतलब हमारे पास अतिरेक भोजन हो, और ये अतिरेक भोजन या अतिरेक खाद्य पदार्थ सभी लोगों के पास उपलब्ध हो, सभी के पास उपलब्ध हो, सभी को उपलब्ध हो। बात समझ गए? ठीक। इन चारों आयामों को अगर हम नजर में रख करके दृष्टि से, इस दृष्टि से, चारों के आयामों की दृष्टि से अगर हम देखें, बात करें, तो खाद्य सुरक्षा का मतलब होगा कि खाद्यान्न का उत्पादन अतिरेक होना चाहिए। यानी खाद्य पदार्थ या जो भोजन है ये इतनी मात्रा में हमारे पास होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो, और इसके साथ ही साथ जो व्यक्ति को खाद्यान्न मिले ये गुणवत्तापूर्ण हो। बात समझ में? ये जो खाद्य पदार्थ हो ये कैसा हो? गुणवत्तापूर्ण हो, जिससे लोग कुपोषण के शिकार से बच सके। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो ये है खाद्य सुरक्षा के आयाम। अब इसके बाद हम थोड़ा सा समझते हैं भारत में खाद्य सुरक्षा को लेकर के क्या स्थिति है। तो ठीक है, इसको बाद में करते हैं।